हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू लाइव क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद गौरी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि गजनी से आया हुआ था और उसका उद्देश्य था भारत में लूटपाट करना। वह सोना लूटने आया था, इसीलिए वह मंदिरों में बार बार आक्रमण करता था। ठीक है, यह सारी बातें हमने पिछले वीडियो में की थी। ठीक है, और साथ ही साथ उसका एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि वह मूर्ति भंजक था, मूर्ति को तोड़ता था। ठीक है, भारत में जो स्टैचू वर्शिप था, मूर्ति पूजा थी, उसको वह नष्ट करना चाहता था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। ठीक है, लेकिन उससे विपरीत मोहम्मद गौरी जो है वह उससे ठीक विपरीत था और यह जो है साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ठीक है, यह लूटने नहीं आता था, यह भारत में साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से आक्रमण करने आता था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी का सबसे पहले आप टाइम पीरियड नोट करेंगे 1175 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी। ठीक है, और सबसे पहले इसने पहला आक्रमण किया था मुल्तान के करमाती जाति के मुसलमानों पर और वहाँ पर इसे जीत भी हासिल हुई थी। मुल्तान जो है उस वक्त भारत में था, इस समय जो है यह पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसे वहाँ पर जीत भी हासिल हुई थी और वहाँ पर इसने अपना कब्जा भी कर लिया था। ठीक है, यह बेसिकली कहाँ से था? गजनी से ही था, जहाँ से महमूद गजनवी था वहीं से यह भी था। और बचपन से ही यह जो है महमूद गजनवी के बारे में किस्से कहानियाँ सुनता था और यह जानता था कि भारत में अपार धन संपदा है और महमूद गजनवी जो है 17 बार लगातार आक्रमण करता रहता था और धन संपदा लूट करके गजनी आता था। ठीक है, तो यह सारी बातें मोहम्मद गौरी को पता थी। ठीक है, और यह सारी बातें यह जानता था। ठीक है, और यह जो है मोहम्मद गौरी जो है यह गौर वंश का शासक भी था। ठीक है, जैसे कि महमूद गजनवी गजनी वंश का शासक था या फिर हम कह सकते हैं यामिनी वंश का शासक था, उसी तरीके से मोहम्मद गौरी गौरी वंश का शासक था। ठीक है, गजनी में ही। ठीक है, तो यह बचपन से ही किस्से कहानियाँ सुनता रहता था महमूद गजनवी के बारे में और उससे बहुत ज़्यादा यह उसको फॉलो भी करना पसंद करता था। ठीक है, तो जब यह बड़ा हुआ, ठीक है, तो इसने भी भारत पर आक्रमण करने की सोची, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वह ठीक विपरीत था। किससे? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी के बारे में हम जानते हैं कि उसका जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, तो वह जो है भारत को बस लूटना चाहता था। ठीक है, वह सोने को लूटना चाहता था। ठीक है, इसीलिए वह मंदिरों पर आक्रमण करता था, क्योंकि मंदिरों में सबसे अधिक सोने होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वह जो है स्टैचू वर्शिप को ख़त्म करना चाहता था भारत से। ठीक है, मूर्ति पूजा को ख़त्म करना चाहता था, इसीलिए मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती थी उसको तोड़ देता था और इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करता था। ठीक है, और फिर वापस लौट जाता था। लेकिन मोहम्मद गौरी ठीक इससे विपरीत था। मोहम्मद गौरी जो है वह अपना साम्राज्य विस्तार भी करना चाहता था। ठीक है, तो इसने सबसे पहले आक्रमण अपना किया था करमाती जात के मुसलमानों पर और वहाँ पर इसे जीत भी हासिल हुई। ठीक है, उसके बाद 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है, और गुजरात का उस समय शासक था भीम द्वितीय और यह भी चालुक्य वंश का ही राजा था। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पर, तब भीम प्रथम वहाँ का शासक था गुजरात का और वह भी चालुक्य वंश का था। ठीक है, और इस बार भी चालुक्य वंश का ही शासक भीम द्वितीय या फिर मूल राज्य द्वितीय, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, इसी का नाम था दोनों, तो भीम द्वितीय या मूल राज्य द्वितीय वहाँ पर शासक कर रहा था गुजरात में। और यहाँ पर मूल राज्य द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर के बढ़ा, तो इससे पहले कि मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय पर आक्रमण करे, भीम द्वितीय ने उस पर ही आक्रमण करना चाहा। ठीक है, और मोहम्मद गौरी की सेना क्योंकि बहुत कम थी, ठीक है, वह ताकतवर नहीं था, इसीलिए मोहम्मद गौरी वापस लौटने लगा। लेकिन भीम द्वितीय ने अपनी सेना लेकर के उसका पीछा किया और माउंट आबू के पास, माउंट आबू जो है वह राजस्थान में है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में ही ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है माउंट आबू। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर वहीं पर है। ठीक है, तो माउंट आबू के पास दोनों में युद्ध होता है और भीम द्वितीय जो है
वह पराजित करता है मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भारत में पराजित किया भीम द्वितीय ने। ठीक है, तो इतिहास में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो आपको पहला ही ऑप्शन दिया जाएगा पृथ्वीराज चौहान, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ तराइन का युद्ध ही जाना होता है और आप लोग सब वही टिक करके आ जाते हैं और आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बार भारत में पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी किसके द्वारा? भीम द्वितीय के द्वारा, जो कि गुजरात का शासक था। ठीक है, और यह माउंट आबू के पास लड़ाई हुआ था। ठीक है, और यहीं पर इसको पराजित किया था। जब पराजित कर दिया तो उसको कैद भी कर लिया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन भीम द्वितीय की माता जी थी, तो उसकी माता के कहने पर, अपनी माता के कहने पर इसने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद वह वापस गजनी लौट गया। ठीक है, लेकिन वह फिर से अपनी सेना ले करके वापस आया, और अब वह समझ चुका था कि दक्षिण भारत में जब तक भीम द्वितीय है तब तक वह दक्षिण भारत की तरफ विजय अभियान नहीं चला सकता। इसीलिए वह अब उत्तर भारत की तरफ विजय करना चाहता था। इसीलिए वह अब उत्तर भारत में जितने भी प्रांत थे उधर अपना लड़ाई करने की तरफ बढ़ा, और इसीलिए उसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया 1179 में, और वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ के प्रांत को जीत भी लिया। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि यहीं में उत्तर भारत में उस समय, ठीक है, अजमेर में और दिल्ली में और सांभर में, ठीक है, सांभर भी राजस्थान में पड़ेगा, और अजमेर में और दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए तो उस समय यहाँ का जो शासक था, चौहान डायनेस्टी चल रही थी वहाँ पर, और यहाँ का शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर शासन कर रहा था। ठीक है, चौहान डायनेस्टी यहाँ पर चल रही थी और यहाँ का शासक था पृथ्वीराज चौहान। और इसका जो नाम है, क्योंकि यह पृथ्वीराज चौहान जो था, यह चौहानों में तीसरा नाम था, इसीलिए इसको पृथ्वीराज चौहान द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके साथ अब युद्ध होगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है वह उत्तर भारत के राज्यों को जीतना चाहता था। ठीक है, इसीलिए अब पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका युद्ध होगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का ही परम मित्र था और इसका दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और इसके बारे में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक में ही चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुए हैं उसकी घटनाओं के बारे में जिक्र किया है, और हमें यहीं से इनके बीच हुए युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली लड़ाई हुई थी 1191 में। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, इतिहासकार कहते हैं कि सबसे पहली लड़ाई हुई 1191 में, बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबरदाई में लिखा है, ठीक है, चंद्रबरदाई में पृथ्वीराज रासो ने लिखा है कि 16 बार 1191 से पहले, मतलब कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था उससे पहले 16 बार पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, और बड़ी ही आसानी से पृथ्वीराज चौहान ने उन 16 युद्धों में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, और बार बार उसको माफ़ कर देता था और वह छोड़ देता था उसको, मोहम्मद गौरी को। ठीक है, हमेशा माफ़ कर देता था, इतना नेक दिल था पृथ्वीराज चौहान का, और यही उसको भारी पड़ा। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको गलत मानते हैं। ठीक है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई भी 16 युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, इतिहासकार पहले युद्ध मानते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बैटल ऑफ तराइन को ही। ठीक है, और अगर हम बैटल ऑफ तराइन को ही पहला युद्ध माने और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच अगर चंद्रबरदाई के दृष्टि से देखा जाए तो 17वां युद्ध माने, तब भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन फिर से उसे माफ़ कर दिया, और यहीं पर उसने गलती कर दी। ठीक है, मोहम्मद गौरी फिर से वापस चला गया गजनी, और अपनी दुगनी ताकत के साथ वापस लौटा, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है जीत तो चुका ही था, और यहाँ पर प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में एक प्रांत था कन्नौज, और वहीं का एक शासक होता था जयचंद। जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है पृथ्वीराज चौहान,
और उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन जयचंद नहीं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह किससे हो, पृथ्वीराज चौहान से। तो एक बार स्वयंवर कर रहा था जयचंद अपनी पुत्री का, और सभी शासकों को बुलाया था उसने, सभी राजकुमारों को बुलाया था, लेकिन सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को उसने नहीं बुलाया था। तो पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरा लगा और वह आया अकेले और संयोगिता से भरी महफिल से उठा करके ले गया और अगवा करके ले गया और उसके साथ विवाह कर लिया। तो जयचंद को यह बहुत बुरा लगा और उसने कसम खाई कि पृथ्वीराज चौहान से वह ज़रूर बदला लेगा। ठीक है। तो जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर दूसरी बार आक्रमण किया, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो जयचंद ने यहीं पर पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की ठानी और मोहम्मद गौरी का साथ दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो मोहम्मद गौरी ने फिर से जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो वहाँ पर जयचंद का इसको साथ मिला और पृथ्वीराज चौहान को इसने पराजित कर दिया। उसके बाद 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया और यहीं से तराइन का जो दूसरा युद्ध है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा युद्ध जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से मोहम्मद गौरी जब जीत जाता है तो भारत में हिंदू शासकों का अंत हो जाता है। ठीक है, और मुस्लिम शासक की शुरुआत होती है। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखता है। ठीक है, और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है 1193 ईस्वी में। ओके, उसके बाद 1192 में ही आपको ध्यान रखना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आते हैं और राजस्थान के अजमेर में ही अपनी कुटिया बनाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आखिर कौन थे और इनका इतिहास में क्या काम। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वह एक सूफ़ी संत थे और भारत में सूफीज़म को बढ़ावा देना या सूफीज़म का प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो भारत में सूफीज़म को प्रसार किया था 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, वहीं पर इनकी कब्र भी है और यहीं पर उन्होंने कुटिया भी बनाई थी और जब यह मरे तो इनकी कब्र भी वहीं पर बनी। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद ने तो मोहम्मद गौरी की हेल्प की थी, उसका साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान को हराने में, लेकिन मोहम्मद गौरी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ भी युद्ध किया और उसकी हत्या कर दी, उसको पराजित करके। ठीक है, तो 1194 में चंदावर का भी युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी ने जयचंद की भी हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौरी के बहुत सारे गुलाम थे, लगभग हज़ारों गुलाम थे, लेकिन 4 प्रमुख गुलामों के आपको याद रखना है। कौन कौन से थे? तो एक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका गुलाम भी था, साथ ही साथ सन इन लॉ यानी कि दामाद भी था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक था यल्दौज और एक था कुबाचा और एक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी से इतिहास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का, ठीक है, वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगर तक्षशिला भारत में होता, इस समय तो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो वर्तमान भारत में अगर देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और तक्षशिला इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, इसीलिए हम तक्षशिला को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी, जो कि गुप्त वंश का शासक था, और इसको तोड़ दिया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो यही बस क्वेश्चन पूछता है बख्तियार खिलजी से। ठीक है, और बाकी यह दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर यही भारत में जो मोहम्मद गौरी का शासन है कुतुबुद्दीन ऐबक ही चलाएगा, वही संभालेगा और दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना करेगा। आई बात समझ में? कुमारगुप्त ने 413 में जो स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की, उसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी आपको याद रखना है और यह जो दोनों हैं उसको आपको याद नहीं रखना है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इनका। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर यही जो भारत में नींव रखी थी
मुस्लिम शासक की, उसको आगे यही चलाएगा, ठीक है, और गुलाम वंश की स्थापना करेगा। आई बात समझ में। उसके बाद आपको याद रखना है 1194 में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, साथ ही साथ 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, यह दोनों मस्जिद जो हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने ही बनवाया, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु जो था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल-बाकी, इसी के नाम से 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और इसे पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार जो है उसको इल्तुतमिश ने बाद में पूरा करवाया 1229 में। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यह लौट रहा होता है गजनी इल्तुतमिश के साथ, और वहीं पर कुछ जाटों ने इस पर हमला बोल दिया था और वहीं पर यह बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1206 में। और भारत में जो इसका शासन है वह मिल जाता है ऐबक को, ठीक है। तो यलदौज को मिलता है गजनी का शासक और कुबाचा को मिलता है काबुल और कांधार का, ठीक है। और भारत में जो शासन था वह मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वह हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो एक बार अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा क्या नहीं समझ में आया। तो आई होप मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिल सकें।